प्रतिरक्षात्मक तंत्र। ये क्या है? प्रतिरक्षात्मक तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा, गिलोई, नीम, कर्क्यूमिन, कलौंजी और तुलसी कैप्सूल, तुलसी ड्रॉप और कैप्सूल, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये प्रतिरक्षात्मक प्रणाली का ये हमारा था। अभी हमने ग्रोथ फेज को देखा था, ग्रोथ तो हो गया। अगर प्रतिरक्षात्मक प्रणाली अगर नहीं बनी तो क्या होगा? बहुत बड़ा डेंजरस इफेक्ट हमारे आ सकता है। अभी जैसे हम बात करते हैं, अगर हम शुरुआत करते हैं माँ के गर्भ से, तो गर्भ में बच्चा जब पलता है तो उसके अंदर माँ का जेनेटिकल गुण जो होता है वो इनेट के रूप में आता है। इनेट इम्यूनिटी, इसको कहते हैं जन्मजात। इसको क्या कहते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा का गुण किसके अंदर आता है? बच्चों में आता है। अब देखते होंगे जो शक्तिशाली माँ होती है उनके बच्चे भी शक्तिशाली होते हैं, है ना? हिम्मत वाली माँ जो होती है उनके बच्चे भी क्या होते हैं? हिम्मत वाले होते हैं। तो प्रतिरक्षात्मक प्रणाली में माँ जो है अपना बेस्ट देती है और इम्यून सिस्टम जो उसके अंदर होता है जन्मजात गुण के रूप में उस बच्चे के अंदर डालती है खून के जरिए। खून, आज हम खून को जानते हैं। खून, चलिए, खून मतलब ब्लड। क्या होता है? ब्लड। जानते हैं हम इस खून को, ठीक है? खून का रंग कैसा? जैसे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वैसे खून रे खून तेरा रंग कैसा? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट। हीम, स्पेलिंग देखिए, HEAM, हीम। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। HB, नाम इसको लिखते कैसे? HB, इसको लिखते HB, काउंट। HB काउंट बहुत इंपॉर्टेंट। ये RBC को डिनोट करता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। एक और भी होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं? तो ये लाल वाला है कि उजला वाला है? लाल वाला। उजला वाला है। कौन वाला है? इधर होता है WBC। खून का रंग श्वेत भी होता है। उजला पड़ गया क्या तुम्हारा खून? अरे उजला पड़ जाएगा तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे हम। उजला खून हो गया है, सब रंग जो है खत्म हो गया है, खून का उजला हो गया है, ऐसे बोलते गाली के रूप में बोलते ना, खून नहीं खोला तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं। अब आप देखेंगे WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स। आप देखते होंगे, आपका रिपोर्ट, किसके पास रिपोर्ट है? मेडिकल रिपोर्ट ब्लड का है। मोनोसाइट है ना, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, ऐसा रहता है। अब देखिएगा, अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखिएगा उसमें है रहता है ना, एसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है, मोनोसाइट्स बढ़े हुए हैं, बेसोफिल्स बढ़े हुए हैं, ऐसा रिपोर्ट रहता है। ये क्या होता है? ये सारे के सारे आपके WBC के सेल्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? WBC के सेल्स हैं। इतना तो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको दिखा दे, यहाँ पे थोड़ा स्टडी कर लेते, क्योंकि ये हम लोग कुछ हमारे साथ जो बैठते हैं चेकअप के लिए, उनके लिए भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जानना। हमने लीवर को जान लिया, हार्ट को जान लिया, खून को नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना, क्योंकि खून से बहुत सारी चीजें पता चलती है।
और बहुत सारे लोग ऐसे रिपोर्ट भेजते हैं, तुमको पता नहीं चलता क्या है। सबसे पहले लिखा है HB, क्या लिखा है? HB। उसके बाद लिखा है रेड ब्लड सेल RBC, उसके बाद लिखा है WBC, उसके बाद प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट गिर गया बोलते हैं ना, किस में गिर जाता है? कौन सा फीवर? डेंगू में प्लेटलेट क्या होता है? डाउन हो जाता है। प्लेटलेट डाउन हो जाए तो इस ट्रायंगल में कौन सा देंगे आगे? गिलोय और कलौंजी। गिलोय और कलौंजी। जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा आपको बहुत तेजी से। अगर खाली गिलोय देंगे तो ग्रोथ थोड़ा स्लो रहेगा। कैटलिस्ट डालिए, कैटलिस्ट। बच्चा जब पढ़ने जाता है, पढ़ता रहता है तो अपने दिमाग से पढ़ता रहता है, उसको पता चलता है पापा आ गए। कैसे पढ़ता है? एकदम बैठ जाता सीधा और एकदम फटाफट एकदम लिखने का एक्टिंग करने लगता है, पढ़ने का एक्टिंग करने लगता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आया तो गिलोय अपना काम करता रहता है। कलौंजी आ गया तो क्या होता है? एकदम एक्टिव। तो कलौंजी इज नथिंग बट कैटलिस्ट, इसलिए इसको हर चीज में देते हैं, हर बीमारी में देते हैं ना, हर बीमारी में देते हैं कलौंजी। समझे सब में कलौंजी, कितना सोचता हूँ, कलौंजी छोड़ता ही नहीं पीछे, सब में कलौंजी। एक लिखते हैं लेकिन लिखते जरूर है। जो लोग नहीं लिखते वो लिखना शुरू कर दे। मैं बहुत सारे कुर्से देखी हूँ जिसमें कलौंजी गायब रहता है, उसको लिखना शुरू कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पापा जी है मतलब कैटलिस्ट, उसके आते ही सब अपना काम सीधा से करने लगते हैं, सारा सप्लीमेंट सीधा हो जाता है। बहुत लो हो गया। अरे कुछ लो नहीं हुआ है, 12.8 इज वेरी हेल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऐसे रिपोर्ट्स पे न जाएं। बहुत सारे रिपोर्ट में आपको यहाँ लो लिख करके डराया जाता है। ऐसे लो मतलब दवा लो। अब आप सोच के देखिए ना, थोड़ा सा इसमें नजर डालिए। 13 लिखा है इधर, और उसका कितना 12.8 है, 0.2 कम है, और उसमें उसका लो हो गया। एकदम हेल्दी आपको बताती हूँ। अगर औरतों का 10 है, यस ओके, और जेंट्स का 12 है, एकदम ओके, मस्त। कोई जरूरत नहीं 14 तक ले जाने की, 17 तक ले जाने की। ये सब जानबूझ के बढ़ाते हैं, उसका लिमिट बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लो हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग डर जाए। आप निश्चिंत रहिए। अगर 10 है ओके, बहुत ही अच्छा। 12 है जेंट्स का, बहुत अच्छा। हाँ, इससे नीचे जाए तो फिर खतरा है। फिर हमारे पास कौन सा सप्लीमेंट है? पॉलीरॉन और कलौंजी। कलौंजी तो भूलिएगा नहीं। अगर किसी भी सप्लीमेंट की इफिकेसी बढ़ानी है, उसका पावर बढ़ाना है, तो क्या देंगे? कलौंजी। क्या देंगे? क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो उसके साथ क्या देंगे? कलौंजी। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल लिखा हुआ, काउंट लिखा हुआ है यहाँ पे 4.5 to 5.5, मतलब 4.5 होना चाहिए और 5.5 तक जा सकता है। अब इसको लिखा हुआ है यहाँ पे 4.113 लो। अब यहाँ पे इसको कितना डरा है? ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। 4 तक है ना, बहुत है, बहुत है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको आरबीसी का हो गया, व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी का काउंट जो है हमेशा कम होता है कि ज्यादा? डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है। ज्यादा होता है कि कम? सैनिक ज्यादा है कि आदमी ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है? सैनिक ज्यादा है कि आदमी और गाड़ी ज्यादा है? गाड़ी ज्यादा है, सैनिक से ज्यादा गाड़ी नहीं है। पूरे भारत में गाड़ी जितनी उतना सैनिक है। वैसे ही समझ लीजिए, व्हीकल ज्यादा है, और व्हीकल क्या है? आरबीसी। व्हीकल क्या है? आरबीसी। गाड़ी ज्यादा है, समझ गए? और ये बहुत कम होता है, ये 3000, 5000, 4000 इतना ही होता है। अगर इतना है तो बहुत है, इसे डरना नहीं है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए, इसका हम 2-3 का ही काउंट देखेंगे, बाकी आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डब्ल्यूबीसी का काउंट है 5.8 यहाँ पे है, और होना चाहिए 4000 से 10,000 तक। कितना होना चाहिए? 4000 से 10,000 तक। ये मिलियन में है।
है, याद रखिएगा ये मिलियन में है, ठीक है, मिलियन। और ये 4,000 से 10,000 तक इसका काउंट यहाँ पे WBC का, ठीक है। और यहाँ पे ओनली 1000 है, RBC का मिलियन में है और इसका सिर्फ 1000 में है। ये अंतर है, आप समझ रहे कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो RBC हमेशा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और WBC कम होता है। प्रतिदिन जितना RBC मरता है उससे कई गुना ज्यादा जिंदा हो जाता है, मतलब बन जाता है, नया सेल बन जाता है। इसलिए ब्लड डोनेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ये है प्लेटलेट काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट काउंट होना चाहिए 150 से 410 इसके बीच में। और अगर किसी का प्लेटलेट जो है गिर रहा है, 150 से नीचे आ रहा है, तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस। और इसको इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, आपकी प्रतिरक्षात्मक प्रणाली जो है वो खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि जो प्लेटलेट है वो वैसे ही है जैसे एक लिक्विड है, उसके अंदर 3 प्रकार के एक ऐसे तत्व है जो उसको मेन तत्व के रूप में बनाते हैं, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं। WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट, ये तीनों मिलकर के एक लिक्विड, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कलर लिक्विड होता है, उसको प्लाज्मा के रूप में जानते हैं। और वो सेल प्लाज्मा ही रहता है जो ब्लड के अंदर पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट करके एक खून को ये देता है, शकल देता है, ठीक है। इसके नीचे आपको बहुत सारी चीज मिलेंगे, जैसे नाम हमसे बता दे रहे आपको, यहाँ देखिए नाम रहेगा लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बैसोफिल, ये सब रहेगा। अब ये सब क्या है, ये सब अगर ज्यादा हुआ, मतलब उसका काउंट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब शरीर में इन्फेक्शन है, समझ रहे हैं। अगर ये सब ज्यादा बढ़ गया है, उसका मात्रा बढ़ रहा है, इसका मतलब शरीर में इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। अगर कम हो गया है, नॉर्मल है, तो बहुत अच्छा, नॉर्मल है। जैसे कि अगर कहीं पे कुछ आपदा आती है तो सब जगह सैनिक दिखने लगते हैं ना, तो सोचते कुछ हुआ है, देखो ना पुलिस पूरा भरी हुई है, अरे कहाँ से ये सब आ गया है, जरूर कुछ हुआ है। माइंड में ये आता है। पहली बार जब हम किसी सैनिक छावनी को सड़क पे देखते हैं तो हमें यही दिमाग में आता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ जरूर हुआ है, कुछ आतंकवादी गतिविधियां होने वाली है, ऐसा लग रहा है। वैसे ही अगर आपके ब्लड के सैंपल्स में आपका बैसोफिल का, आपका न्यूट्रोफिल्स का, आपका ये जितने भी है न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल, मोनोसाइट्स और ये बैसोफिल्स, ये सारे लोग बढ़ने लगे हैं, तो समझिए कि आपके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जिसके लिए आपके बॉडी के इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र ने एक सैनिक को अपने ब्लड में छोड़ दिया है, जाओ उसको मल्टीपल कराने के लिए दे दी कि जाओ उसको सबका सामना करो। क्लियर है। अब इनको क्या चाहिए, अगेन क्वेश्चन इज देयर, इनको चाहिए क्या, इनको ताकत कहां से मिलेगी, तो विटामिन और मिनरल से मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता हॉस्पिटल में क्या लेके जाते हैं, फल और जूस, फल है ना, गर्म पानी, ये सब ले जाते हैं ना। yes, आप वो और कुछ गड़बड़ चीज ले जाते हैं क्या, चिकन वगैरह बना के पूरा तरी वाला चिकन ऐसा कुछ जाते नहीं, क्यों नहीं ले जाते, क्योंकि आपको पता है ये खा के और बीमार हो जाएगा, लेकिन अगर फल फूल खाएगा तो बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड विटामिन का जरूरत यहाँ पे पड़ता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो आप बीमार पड़ने का इंतजार क्यों करते हैं, पहले ही खा लीजिए, है कि नहीं। चलिए, तो हम यहाँ पे देख रहे थे खून के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं। RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट होता है। क्या होता है, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है। इसके गिरने से हमारी इम्यूनिटी बहुत तेजी से गिरती है, इसके कम होने से हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बहुत तेजी से गिरता है, और इसके कम होने से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है और हम पे बाहरी आक्रमण, बाहरी ताकतों का आक्रमण हो जाता है। क्लियर है। तीनों की एकदम एक बैलेंस रूप में इसका हमारे ब्लड के अंदर कंपोजिशन बहुत ही जरूरी है। अब हम खून के बाद हम आते हैं इसका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप होता है A, B, AB, O। O मतलब नो, O मतलब कुछ नहीं, O मतलब नल, O मतलब नल, न A न B। साइंस में इस जीरो का शून्य
लेकिन शून्य होते हुए भी शून्य इतना शक्तिशाली है, क्योंकि शून्य का ताकत तो जानते हैं। किसने खोज की थी शून्य की? आर्यभट्ट ने। और शून्य की खोज हुई तो अंतरिक्ष में कैसे जाएगा, उस रास्ते की खोज हो गई। और इसीलिए जो सबसे पहला जो ये बना, उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट 1, आर्यभट्ट 2, है ना। सैटेलाइट जो बना उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट 1, क्योंकि जीरो शब्द ही पूरी सृष्टि का सबसे इंपॉर्टेंट है। समझो तो है और नहीं समझो तो कुछ नहीं। वो गाना है ना, समझो तो मैं गंगा माँ हूं, ना समझो तो बहता पानी। वैसे ही है, ये जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम, तो ए ब्लड ग्रुप 2 तरीके का होता है। उसके कारण RH पॉजिटिव एक तत्व होता है। RH मतलब रेसस मंकी। रेसस मंकी एक बंदर है। बंदर में एक एंटीजन पाया गया। वो एंटीजन RH एंटीजन के नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? RH मतलब रेसस मंकी। रेसस मंकी, रेसस बंदर, रेसस RH रेसस, रेसस मंकी का नाम है, बंदर का नाम है। इसी से शॉर्टकट में RH प्लस इसका नाम पड़ा। अगर कोई व्यक्ति के अंदर इस बंदर का एंटीजन डाला जाता है ब्लड में, और अगर वो रिएक्शन करता है, अगर वो रिएक्शन करता है तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव। और अगर नहीं करता है तो नेगेटिव। सीधा उल्टा कीजिए, अगर करता है तो नेगेटिव और नहीं करता है तो पॉजिटिव। अगर किसी के अंदर पहले से ही RH पॉजिटिव के गुण हैं, मतलब अगर उसके अंदर हम RH रेसस मंकी का ब्लड ग्रुप का एंटीजन डालते हैं, तो उसके पास पहले से है तो रिएक्शन नहीं करेगा। उसको पहले से पता है इसके बारे में, रिएक्शन नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति को किसी चीज का पता है, अभी उधर से आया, पता है उज्जवल सर फाउंडर ऑफ इम्पैक्ट ग्रुप, सबको पता है, तो किसी को आश्चर्य होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसी जानकारी, अमेरिका ने रूस पर हमला कर दिया, तो सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सही बात है ना? सेम रिएक्शन होगा। अगर कोई जानकारी हमारे अंदर नहीं है और अचानक से मिली तो रिएक्शन होगा। सिंपल, उसी के फंडे पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। उसके लिए वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो पता है उसको, तो रिएक्शन नहीं करेगा। क्या है? रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए उसको क्या कहते हैं? ए पॉजिटिव। उसको क्या कहते हैं? ए पॉजिटिव। अगर किसी के अंदर डाला गया और रिएक्शन हो गया तो वो क्या हो गया? ए नेगेटिव। मतलब उसको पहले RH पॉजिटिव, RH एंटीजन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से उसके ब्लड ग्रुप में उसको गया तो वो रिएक्शन कर गया, क्योंकि उसको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो नेगेटिव। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए नेगेटिव। क्लियर है? आप पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर समझ गए? और ये हमेशा ही रेसस मंकी के एंटीजन से ही जोड़कर देखा जाता है। अगर देखा जाए तो कैट, डॉग, हिरन, बहुत सारे हैं ऐसे, सबके एंटीजन से देखा जा सकता है, लेकिन रेसस मंकी के एंटीजन से ही क्यों? क्योंकि रेसस मंकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इम्यून सिस्टम का, मतलब ये उसका पावरफुल एक ये रहा, जिसकी वजह से हम लोग उसके थ्रू हम ब्लड को रीड करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सेम वैसे ही, अगर कोई ब्लड ग्रुप बी है, उसके अंदर RH एंटीजन पहले से रिकॉग्नाइज्ड है तो पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव। और किसी के अंदर ए भी है और बी भी है, दोनों है, दोनों एंटीजन है पहले से ही, ए भी है और बी भी है, तो उसको ए बी दोनों कहते हैं। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। एक भी नहीं होगा, एक में भी अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो नेगेटिव ही होगा। क्लियर है? अब ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, जिसके अंदर, जिसके खून में ना ए है ना बी है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा कुछ नहीं है, तो क्या हो गया? नल। देखा जाए तो कुछ नहीं और देखा जाए तो बहुत कुछ। ओ, अब ओ पॉजिटिव, इसको कहते हैं डोनर। क्या कहते हैं? सर्वदाता। अगर ओ नेगेटिव हो गया तो मनहूस, एकदम बहुत ही खतरनाक, ना ए है ना बी है
न RH है, तीनों में से कुछ नहीं इसके पास। अगर किसी का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये बेहद रेयर ब्लड ग्रुप होता है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, उसको नहीं मिला इमरजेंसी में, तो उसके मरने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? तो बहुत ही जरूरी है, अगर यहाँ पे किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है तो प्लीज पहले से मेंशन करिए, क्या होगा इसके पास? ओ तो दे देगा, नहीं ये चलेगा, लेकिन ये जो निगेटिव है RH के लिए, ये निगेटिव है, यहाँ पे इसको क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए अगर नहीं है, अचानक से उसमें गया तो रिएक्शन होगा, हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। आपने एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल इसका देखा होगा, एक बच्चा जो कि पेट में आता है मर जाता है, माँ प्रेग्नेंट होती है मर जाता है बच्चा, ठीक है? कैसे ऐसा होता है? उसकी माँ ही उसको मार देती है। अब आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है? माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? वो नहीं मारती, वो माँ निगेटिव होती है। माँ का ब्लड ग्रुप क्या होता है? निगेटिव, नॉट O, निगेटिव होता है। किसी भी, कोई भी निगेटिव, B निगेटिव हो सकता है, A निगेटिव हो सकता है, O निगेटिव हो सकता है, कुछ भी AB निगेटिव हो सकता है, निगेटिव होता है। कहने मतलब उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? निगेटिव। और गलती से बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया तो माँ का खून गया कहाँ? बच्चे में, और बच्चा जो है O नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, जो कि होना ही है। अगर बाप उसका पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव होगा वो, क्योंकि पॉजिटिव इज ऑलवेज सबसे आगे होता है, पॉजिटिव आगे होता है, तो पॉजिटिव गुण चला जाएगा उसके अंदर। तो क्या होगा ना, निगेटिव जैसे ही ब्लड जाएगा उस बच्चे में, उस बच्चे का ब्लड बनने से पहले कोगुलेट जम जाएगा, अब पूरा बच्चा मर जाएगा। तो वो ज्यादा 1 महीने सरवाइव कर सकता है, बहुत हुआ तो उसके बाद वो मर जाएगा। तो बच्चा देखते कि अचानक से उसका एवर्सन हो गया, बच्चा मरा हुआ है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले तो उस माँ का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग जब कभी ऐसा केस आता है, हम लोग पूछते हैं पहले बच्चे का, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है जरा बताइए। तो यहाँ पे आप इसको समझ गए ना, AB नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्लियर है? अब सभी अपना ब्लड ग्रुप जरूर जाने, एकदम नो योर ब्लड ग्रुप। अपने ब्लड ग्रुप अपने पॉकेट में लेके घूमिए, जैसे हम लोग आधार कार्ड लिखते हैं वैसे ही आपका ब्लड ग्रुप सबको पता होना चाहिए। कोई इमरजेंसी कभी भी हुई, आपका ब्लड ग्रुप अगर पता होगा तो आप बहुत सारे खर्चे से बच जाएंगे। इमीडिएट आपको तुरंत वही ब्लड ग्रुप को सप्लाई करके आपको बचाया जा सकता है। क्लियर है? एक्सीडेंट के केस में खासकर, इसलिए हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा रहता है ब्लड ग्रुप कौन सा है। चलिए बहुत अच्छा। जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो है एंटीजन। इसको क्या कहते हैं? और एंटीबॉडी क्या होता है, दोनों को भी देखेंगे। एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन सबके अंदर होता है और एंटीबॉडी बनाया जाता है। क्लियर है? एंटीजन सबके अंदर होता है और एंटीबॉडी बनाया जाता है। एंटीबॉडी कौन बनाता है? यही एंटीजन एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी होता क्या है? अगर कोई बॉडी मतलब क्या बोलते हैं? शरीर, कोई शरीर, वो बॉडी कुछ भी हो सकता है, माइक्रोबियल बॉडी भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। कोई भी बॉडी, फॉरेन बॉडी मतलब बाहर की कोई बॉडी हमारे शरीर में इंटर करने की कोशिश करती है तो हमारे खून को पता चल जाता है, ब्रेन के थ्रू मैसेज आता है। हमारा जो प्रतिरक्षात्मक प्रणाली है उसका जो एंटीजन है, जो ब्लड में होता है, हर ब्लड में एंटीजन है, तो ये एंटीजन जो है उसको तुरंत पता चल, उसके कान खड़े हो जाते हैं, कोई बॉडी आया है। अब उस बॉडी के अगेंस्ट वो कुछ केमिकल बनाता है जो उस बॉडी को खत्म करेगा जो बाहर से आया है। इसीलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एंटीबॉडी। जो बॉडी बाहर से आया है उसको खत्म करने के लिए एंटीजन ने कुछ बनाया है और उसी को हम कहते हैं एंटीबॉडी। अब देखिए जरा, ये मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर है। मतलब हमारे शरीर का खून अगर स्वस्थ रहा, हमारे शरीर के अंदर के खून में कोई प्रॉब्लम, गंदगी नहीं रही, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षात्मक प्रणाली जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। तो खून की गंदगी को हटाए कैसे
कैसे हटाएं? कोई चीज है हमारे पास? यस, वी हैव द कॉम्बो। तो ये हमारे ब्लड को स्वस्थ रखने के लिए और ब्लड को समृद्ध बनाने के लिए हमारे पास एक कॉम्बो है। इसमें नोनी जूस दिख रहा है, देखिए आगे में कैल्शियम दिख रहा है, यस, इधर दिख रहा है आपको, इधर गुगलू है, इधर क्या है, कलौंजी। ये दोनों अजीब लग रहे हैं, सोच रहे होंगे क्यों डाला गुगलू, क्यों डाला कलौंजी? ब्लड को स्वस्थ बनाना है। तो स्वस्थ बनाने के लिए अभी मैंने कहा कि अगर किसी चीज को अच्छा ग्रोथ करना है तो ग्रोथ में आने वाले जो तत्व हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, उसको हटाना होगा। तो गुगलू जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। यहाँ पे उसके बाद है कलौंजी, किसी भी प्रकार का जो स्किन होता है उसको बनाता है, यानी कि ब्लड के ऊपर भी तो स्किन होता है, ब्लड का सेल के ऊपर तो स्किन होता होगा ना, उसको बनाता है। और वो क्या का काम करता है, पापा जी का काम करता है, सब अपना काम सही से करो ऐसा वाला काम करता है। उसके बाद है मोरिंगो, उसके बाद है गार्लिक। मोरिंगा और गार्लिक, मोरिंगा सुपर फूड है, किसी प्रकार का न्यूट्रिशन का कमी ब्लड में होने नहीं देगा। अगर हम इसका पोषण लेते रहेंगे तो हमारा स्वस्थ ब्लड जो है हमेशा स्वस्थ रहेगा। चाहे किसी प्रकार का हम फूड खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, किस प्रकार का अनियमितता हो रहा है, तो ये उसको सुपर फूड की तरह काम करके हमारे ब्लड को बहुत ही हेल्दी बनाएगा और उसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट भर देगा। उसके बाद है गार्लिक। गार्लिक क्या करता है, खून की सफाई करता है। आप कभी ऐसा महसूस किए हैं, दिवाली में जो सफाई तो घर हल्का हल्का लगता है, वैसे ही खून के अंदर जो गंदगी है उसको ये हटा देता है, इसीलिए खून हल्का हल्का लगता है, पतला नहीं करता। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बीपी लो है, गार्लिक नहीं देना है, ऐसा सोचते हैं, गलत। ये खून को स्वस्थ रखता है, उसके अंदर के वायरस को, उसके अंदर के बैक्टीरिया को, उसके अंदर के फंगस को, उसके अंदर के कुछ खतरनाक चीजों को बाहर कर देता है, सफाई कर देता है। और इसीलिए इसको किसी को भी दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर लो हाई से मतलब नहीं है, डोजेस इसका जो है इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक किसी को भी दे सकते हैं, और अगर किसी को बीपी ज्यादा मतलब हाई है तो उसको दो के रूप में या दो के रूप में दे सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वो बाहर निकाल सके। उसके बाद क्या है, फ्लैक्स है। फ्लैक्स यहाँ पे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ फ्लेवोनॉइड्स इसमें है बहुत सारे, और बहुत सारे रफेज इसमें है, जिसके कारण खून को हमेशा एक वाइब्रेटिंग और बहुत ही अच्छे एनर्जेटिक मोड में रखता है, और ये हमेशा हेल्दी फैट देता है और उसके ट्रांस फैट को हटाता रहता है। एक नीम जो है वो छूट गया है इसमें। नीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो करक्यूमिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं, नीम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे, जब कोई सीवियर टाइफाइडिक बैक्टीरिया या कोई ऐसा बैक्टीरिया जो बार बार किसी को बीमार कर रहा है, उस केस में नीम और गिलोई यहाँ पे रखेंगे। ऐसे हमने वहां पे इम्यूनिटी बूस्टर्स के रूप में रखा है इसको ऑलरेडी। तो इस कॉम्बो में से कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर उस शरीर के अकॉर्डिंग रखेंगे। उस शरीर के अकॉर्डिंग मतलब वो शरीर गर्म है कि ठंडा है उसके अकॉर्डिंग। अगर उसका शरीर ठंडा है तो हम कर्क्यूमिन देंगे, अगर उसका शरीर गर्म है तो गर्म है तो नीम देंगे, ठंडा है तो कर्क्यूमिन देंगे। ऐसे दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। समझ गए? प्लेटलेट्स काउंट कम है तो गिलोई देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये दोनों कॉम्बो को ध्यान में रखना होगा। ये आपके ब्लड को एकदम बहुत न्यूट्रिशियस बनाता है, हेल्दी बनाता है, और इसके साथ ब्लड के पावर को बढ़ाता है। अगर ब्लड का पावर बहुत अच्छा रहेगा तो एंटीजन क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। एंटीजन स्ट्रॉन्ग होगा तो एंटीबॉडी कैसा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और एंटीजन को स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स चाहिए। बहुत सारा विटामिन मिनरल्स के लिए हमको, अगर हम नहीं ले रहे हैं न्यूट्रिशियस फूड, तो हमको सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा। और आपको सप्लीमेंट्स में यहाँ पे सभी सप्लीमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको ऑलरेडी यहाँ पे अश्वनोनी यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दें अश्वनोनी, मोरिंगा, फ्लैक्स, कलौंजी, नीम या कर्क्यूमिन,
लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या छूटा? कैल्शियम, न्यूक्लियस और लास्ट में गार्लिक। यस, गार्लिक। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपके ब्लड को बहुत ही रिच बनाते हैं, एकदम न्यूट्रिशियस बनाते हैं। और अगर न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होगा तो हमारा एंटीबॉडी बहुत अच्छा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं किसी भी बीमारी से लड़ पाता है और कोई बहुत अच्छे से क्यों लड़ लेता है। अगर उसका खान पान बहुत अच्छा रहा, उसने बहुत अच्छी चीजें खाई हैं, विटामिन मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्स उसने जॉब किए हैं, तो उसका एंटीजन क्या होगा? बहुत ही स्ट्रांग होगा। एंटीजन स्ट्रांग होगा तो वो एंटीबॉडी बहुत ही हेल्दी बनाएगा और इतना स्ट्रांग बनाएगा कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हो, कोई भी आए उसको सीधे सीधे रफा दफा कर देगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखिए डॉक्टर्स क्या करते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे एंटीजन, चूंकि हमारे माँ के गर्भ से हमको इनेट इम्यूनिटी मिली है, और अगर किसी बच्चे को एकदम से बाहर की दुनिया से हटा दिया जाए, एकदम उसको एकदम बच्चा करके रखा जाए, एक छोटे बच्चे को हम गोदी में लेके घूमते रहे, नहीं नीचे नहीं रखेंगे, बाप रे नीचे गिर जाएगा, नीचे पड़ जाएगा, पता चलेगा कि वो जब चलने लायक हो तो चला ही नहीं। गिरने दीजिए, पढ़ने दीजिए, तभी तो वो सीखेगा चलना, तभी अपने कदम रखेगा आगे। तो बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। वैसे ही इम्यूनिटी भी ऐसे ही बनती है। एक इनेट इम्यूनिटी हुई और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब कब्जे में लिया हुआ, एक्वायर्ड किया हुआ है ना, कब्जा। एक्वायर्ड जमीन है, किसी का कब्जा है, किसी का अपना है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक इनेट इम्यूनिटी होती है। इसी इनेट इम्यूनिटी को जब कोई सीखता है, इसको लर्न्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लर्न्ड मतलब सीखा हुआ, एक्वायर्ड, गेन्ड, लर्न्ड, है ना, सीखा हुआ। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर हमको लड़ना आता है, थ्योरी हमने देखा कराटे में, ये हुआ पंच, थ्योरी देखा टीवी में, पंच कैसे मारते? ऐसे, है ना, और बोलते जोर से। कैसे बोलते? कैसे बोलते? फिर से कौन बोला? हाँ, जोर से बोलते। कराटे का ये मकसद है, आपके अंदर शक्ति कम है लेकिन आपको डराना ज्यादा है। एकदम ऐसे खींच के ऐसे करते हैं, है ना, तो एकदम जोर से पंच मारते हैं, और पंच यहां से मारे जाते हैं, यहां से। ठीक है, ओके। तो ये एंटीबॉडी क्या खाते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक्स। समझ गया? अब देखिए एंटीबायोटिक्स क्या होता है। बायोटिक मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन है। पहले ये बॉडी होता है और हमारे शरीर में बना तो क्या है? बॉडी, एंटीबॉडी। अगर बाहर में बना तो क्या हो गया? एंटीबायोटिक्स। बाहर में बना तो क्या हो गया? एंटीबायोटिक। और अंदर में बना तो एंटीबॉडी। क्लियर है? ऐसे तीनों का अलग अलग डिफिनेशन है। एंटीजन हमारे ब्लड के अंदर जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड की खासियत होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, जो किसी भी बाहर आने वाले ये के विरुद्ध किसी भी एंटीबॉडी को बना सकते हैं, उसको एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडी किसी बाहर वाले फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो एंटीजन कुछ बनाता है, स्पेसिफिक केमिकल्स, जो कि उसको किल कर देता है, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? बायोटिक्स, बायो मतलब जिंदगी। कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल के अगेंस्ट अगर कोई चीज बनी है केमिकली बाहर में, तो उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब हमको यहाँ पे जब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है, तो हम बाहर से एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे? ये तब देना होता है, एंटीबायोटिक्स इसलिए बनाए गए ताकि अगर हमारा शरीर फेल हो जाए, हमारे ऑर्गन रिजेक्शन पे आ जाए, उस वक्त कोई भी दवा काम नहीं करे, तो एंटीबायोटिक्स को बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है।
जब हमारा प्रतिरक्षात्मक प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए तब हमको एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट करना होता है। इसी प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत पे एंटीबायोटिक्स को बनाया गया और इसका इजाद किया गया। लेकिन इसका यूज बहुत ही गंदे तरीके से हुआ यूं कि छोटा बच्चा अभी माँ के गर्भ से निकला ही उसके अंदर इनेट इम्यूनिटी है, लड़ने की क्षमता है और वो लड़ भी सकता है। उसको प्रॉपर सप्लीमेंट्स अगर देंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड कैसा, खाना तो खाएगा नहीं वो, तो कैसा देंगे, हेल्दी कुछ उसके अंदर पानी वगैरह के, पानी के जरिए उसको दे सकते हैं, इंजेक्शन के जरिए कुछ दे सकते हैं हेल्दी। उसको सीधा का सीधा क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। अब जो इनेट सीख रहा था वो अब क्या होगा, जरूरत ही नहीं है। मतलब बच्चा लिखने लगा रुको बेटा मैं लिख देता हूं, बच्चा लिखे राम खाता है, सीख नहीं पाएगा, कभी नहीं सीख पाएगा। क लिखना नहीं सीखा, वो राम खाते कैसे लिखेगा। सिमिलरली अगर उस बच्चे को शुरू में ही एंटीबायोटिक्स दे दिया गया तो उसका इनेट इम्यूनिटी अपने आप दबता चला जाएगा और वो कभी भी एक्वायर्ड नहीं हो पाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन नहीं कर पाएगा और वो हमेशा बीमार ही रहेगा। यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स को देने के लिए अभी आपने कुछ पेपर में पढ़ा होगा, डॉक्टर्स पे चार्ज किए गए हैं, डॉक्टर को वार्निंग दी गई है कि आप एंटीबायोटिक्स अगर बच्चों को दे दिए तो आपकी सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो सकती है। एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है। आपको कभी भी बच्चों को एंटीबायोटिक्स नहीं देने जब तक कि एकदम से सिचुएशन इतने अबनॉर्मल ना हो कि आप उसको 10 आदमी के सामने प्रस्तुत कर सके कि भैया ऐसा केस था इसलिए इसको एंटीबायोटिक्स दिया गया। अब हम लोग जहां बीमार पड़ते हैं तो हम तो एक्वायर्ड लेकर लिए, हमारे तो एक्वायर्ड हो गया ना, हम बड़े हो गए, हमारे बहुत बार फीवर लगा, ठीक हुए, सबको पता है। हम लोग सभी कई बार बीमार पड़े, कई बार ठीक हुए, उसके बाद भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जबकि हमारे पास नेचुरल एंटीबायोटिक्स है, गिलोय के रूप में, अश्वगंधा के रूप में, नीम के रूप में, कलौंजी के रूप में, तुलसी कैप्सूल के रूप में, करक्यूमिन के रूप में। आपके पास नेचुरल एंटीबायोटिक्स है। नेचुरल एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स केमिकली एलोपैथिक में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। एक आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, एक आप इम्यूनिटी को घटाता है। एक आपकी अंदर एनर्जी भर देता है, एक एनर्जी को खींच लेता है। आप जब एरिथ्रोमाइसिन खाते होंगे, एरिथ्रोमाइसिन खाए, हम खाए ना, तो कैसा लगता है आफ्टर 2 डेज, जहां गए वहां डोलते फिरते हैं, लगता है कि शरीर में कोई ताकत नहीं है, आपकी एनर्जी पूरी सक कर लेता है, इतने खतरनाक होता है, आपके बॉडी में से जान निकाल देता है, बस किसी तरह से हिलता डुलता आप नजर आते हैं, इतना खतरनाक होता है एरिथ्रोमाइसिन। अगर हम उसकी जगह पे गिलोय ले, कलौंजी ले, अश्वगंधा ले, सफेद मूसली ले, कैल्शियम ले, तो हमारा इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा और हमारे अंदर ताकत बनी रहेगी, हमारे शरीर में लड़ने की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये भूख खत्म कर देते हैं एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स, और ये हमारे नेचुरल एंटीबायोटिक्स भूख बढ़ा देते हैं, जगा देते हैं, जिससे हमको खाने का मन करता रहता है। यही अंतर तीनों में है, यही अंतर दोनों में है, 3 अंतर मेन अंतर है। अब हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स बाहर से लेते हैं, एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही खत्म होने लगती है। और अगर ये इम्यूनिटी खत्म होने लगी तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम बहुत सारा एंटीबायोटिक ले लिए, उसका डोज भी बहुत फिक्स होता है। और सबसे खतरनाक बात बताऊं, अगर उसका डोज 5 दिन है और अगर आपने 5 दिन के पहले छोड़ दिया, तो अगली बार उससे हायर डोज आपको लेना पड़ेगा, उस डोज पे वो काम नहीं करेगा। तो खून को समझिए, खून में जब भी कोई एंटीबायोटिक जाता है तो उसके एंटीजन को वीक करता है, कमजोर करता है, और उसके एंटीजन को कमजोर करने के बाद वो उस पर हावी हो जाता है, और वो जितने पावर में आया है उससे अधिक पावर में अगली बार आएगा, तभी काम करेगा, क्योंकि उस डोज पे आपका ब्लड जो है वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। और ये वजह है कि हमको हमेशा जो पावर एंटीबायोटिक का लेते हैं उससे अधिक पावर में लेना पड़ता है, लेकिन इस केस में आपको पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। हम एंटीबायोटिक तो खा लेते हैं, लेकिन हम अपनी नेचुरल एंटीबायोटिक्स को खाने में
परहेज करते हैं। बुखार लगे 5 बार के लिए खाएंगे, अरे खाइए ना, 5 बार खाइए। तुलसी ड्रॉप 5 बार लें, अरे लीजिए, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को क्या कर रहा है, बूस्टअप कर रहा है। ये आपके अंदर की एनर्जी को भर रहा है, उससे लड़ रहा है, एक तरफ बूस्टअप भी कर रहा है, उससे लड़ भी रहा है। तो ये मल्टीपर्पज काम कर रहा है और आपकी भूख को भी जगाए हुए ताकि आप कुछ खाते पीते रहे। क्लियर है? तो ये आपका प्रतिरक्षात्मक प्रणाली का